अस्सलाम वालेकुम, होप ऑल यू आर गुड एंड फाइन। तो आज हम लोग करेंगे 1.3 क्लास 9 मैथमेटिक्स 2025 टू 2026। ये हम लोग करेंगे इसी एक्सरसाइज 1.3। द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर इज़ 42। वो कह रहा है 3 हमारे पास कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं, 3 हमारे पास इंटीजर्स हैं, उनका सम क्या है 42। तो हम लोगों ने वो तीनों इंटीजर्स फाइंड करना है। चलें अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग लेट कर लेते हैं 3 कंसेक्टिव नंबर लेने हैं ना हमने। जो फर्स्ट नंबर है वो है x। सेकंड नंबर हम लोग लेट कर लेते हैं x+1 और थर्ड नंबर x+2। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, दिस सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर इज 42। इन तीनों का सम क्या है 42 है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जिनके जो कंडीशन हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग इन तीनों का सम क्या है हमारे पास 42 के इक्वल है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये खोल देते हैं, ब्रैकेट्स हटा देते हैं। अब हमें पता है कि जो वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल्स के साथ ही ऐड होगा। 1x 2x ये के 1x, ठीक है। 1 1 1 ये कितने हो गए 3x। 2 में 1 प्लस किए तो कितना आ गया 3, ठीक है, इज इक्वल्स टू 42। 3x इधर ही रहेगा, ये +3 है, इधर आकर क्या हो जाएगा -3। 42 में से 3 माइनस किए तो हमारे पास क्या आ गया 39। अभी 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 39 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास क्या आ गया 3 1s are 3 3 3s are 9। x इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 13। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, दी डायग्राम शो अ राइट ट्राइंगल। ये जो डायग्राम है ये हमारे पास राइट ट्राइंगल है, जिसमें ये सीधी लाइन होती है ना वो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होता है, और जो 90 डिग्री का एंगल होता है हम लोग उसे राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, जिसकी जो लेंथ है ना AC वो है √3 + √5 सेंटीमीटर। ये कह लो एक ये लेंथ है, एक ये लेंथ है, ठीक है। इसकी लेंथ है एक √3 √5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ √ABC वो सॉरी ट्राइंगल ABC इज ये, एरिया इसका ये है। तो हम लोगों ने ना A और B की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। हम लोगों ने A और B की लेंथ फाइंड करनी है इसमें, और हम लोगों ने इंटीजर्स फाइंड करने हैं A और B इस फॉर्मेट में, ठीक है। जो नीचे वाली होती है ना ये हमारे पास होती है बेस, और ये हमारे पास होती है हाइट। अब हम लोग देखते हैं हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये देखें, अब इसमें हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल उसने में क्या दिया हुआ है, ये देखिए लाइन पढ़ें, द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज ये, ठीक है, 1 + √15, ठीक है। 1/2 एज इट इज़। लेंथ उसने कितनी दी हुई है, लेंथ या बेस कह लो, ठीक है, वो इसने कितनी दी हुई है हमें √3 + √5, ठीक है। हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। ये हाइट हमने फाइंड करनी है, तो हाइट का हम लोग h ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 1/2 और मल्टीप्लाई बाय h इधर ही रहेगा, ये हमारे पास जो ये है ये हमारे पास इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, ठीक है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए ये 2 इधर हमारे पास इधर क्या हो रहा है डिवाइड, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ऐसे। अब इसकी तरतीब सीधी कर देते हैं। 2 1 + √15
अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5। ठीक है, अब इसे क्या करना है, अब नीचे वाले को हम लोगों ने रैशनलाइज करना है। अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5। आई होप कि पिछले एक्सरसाइजेज से आपको रैशनलाइजेशन के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो इधर माइनस आएगा। ऊपर वाले तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, पहले 2 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2 अंडर रूट 15। 2 1 2 और 2 को अंडर रूट 15 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और इसी तरह अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 एज इट इज़। ठीक है, अभी देखें a प्लस बी a माइनस बी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा वाला, अगर हमारे पास a प्लस बी हो और a माइनस बी हो तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसे लिख सकती हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये स्टेप मैंने नेक्स्ट पेज पे दोबारा से लिख लिया। अब देखें, अब हम लोगों ने क्या करना है, पहली ब्रैकेट के दोनों एलिमेंट्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरे को इससे मल्टीप्लाई करना है। करते हैं मल्टीप्लाई। 2 अंडर रूट 3 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +2। अब स्क्वायर रूट के अंदर वाले हैं ना, उन्हें ऐसे ही लिख देते हैं अभी फ़िलहाल। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले 2 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया। अब दोनों को करूँगी अंडर रूट 5 के साथ, प्लस माइनस माइनस 2 को अंडर रूट 5 के साथ कर दिया, प्लस माइनस माइनस 2 अंडर रूट 15 और अंडर रूट 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये से कैंसिल हो गया, ये से कैंसिल हो गया, 3 माइनस 5। नेक्स्ट देखें, 2 अंडर रूट 3 प्लस इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, या फिर बल्कि मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें अंदर 15 मल्टीप्लाई बाय 3, देखें अलग अलग स्क्वायर रूट है ना, मैं स्क्वायर रूट के अंदर इन्हें एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकती हूँ। इसी तरह से मैं इन दोनों को भी एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकती हूँ। यहाँ पे नीचे आ गया -2। अब नेक्स्ट देखें, 2 अंडर रूट 3, 15 3 45। ठीक है, -2 अंडर रूट 5 और -15 5 हमारे पास क्या होता है, 75 -2। अब हमने क्या करना है, ये जो 45 है ना, इसे हम लोगों ने थोड़ा सा ना तोड़ के लिखना है। कैसे तोड़ते हैं 45? ठीक है, हम इसे करते हैं 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15, 5 1 5। अब हमारे पास क्या होता है कि जिसका तो पेयर पूरा हो जाता है ना, जिसका पेयर पूरा हो जाता है वो हो जाता है हमारे पास आज़ाद। ठीक है, ये इसका पेयर पूरा हो गया, ये हमारे पास हो गया आज़ाद, 3 आ जाएगा बाहर, ये बेचारा सिंगल, ये अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह हम लोगों ने 75 को भी तोड़ लेना। सही है, 75 को तोड़ें, 2 1 2, 2 5 25। ठीक है, सॉरी 5 1 5, 5 1 5, 5 5 25, 3 5 15, 5 1 5। ठीक है, अभी देखो 5 वालों का तो पेयर हो गया पूरा, 5 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये बेचारा 3 अंदर फंस गया तो 3 अंदर रहेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई कि जिसका पेयर पूरा हो जाएगा वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, जिसका पेयर पूरा नहीं होगा वो अंदर फंसा रहेगा। 2 अंडर रूट 3। ठीक है, 3 2 6 अंडर रूट 5, यहाँ पे -2 अंडर रूट 5, और इधर देखें तो 5 2 10 अंडर रूट 3 और -2।
अब मैं क्या करती हूँ, देखो नीचे क्या चाहिए मुझे, -2 चाहिए, ऊपर से मैं -2 कॉमन ना ले लूँ, 2 कॉमन ले लेते हैं, चलें ठीक है। यहाँ पे क्या रह गया, √3, जब मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 2 3 ज़ार 6 प्लस 3 √5 रह गया, यहाँ से कॉमन लिया तो -√5 रह गया, और जब यहाँ से कॉमन लिया 2 कितने ज़ार 10, 2 5 ज़ार 10, 5 √3 रह गया, सही है। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, सिर्फ माइनस बच गया हमारे पास। अब √3 वाली को हम लोगों ने लिख देना, ठीक है। इसके साथ क्या है 1, इसके साथ क्या है -5, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 माइनस किए तो हमारे पास क्या आ गया 4, ठीक है। क्या आया हमारे पास 4 आ गया, और साइन वो लगेगा जो बड़ी रकम के साथ होगा, यानी कि -4 √3, ठीक है। यहाँ पे देखें प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 माइनस किए तो हमारे पास क्या आ गया 2 √5 आ गया। अब इस माइनस की वजह से अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, 4 √3 प्लस 2 √5। ओके जी, तो अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ रेक्टेंगल है साइड ऑफ लेंथ उसकी इतनी है और विड्थ इतनी है। इनके रेक्टेंगल कैसा होता है हमारे पास, रेक्टेंगल हमारे पास इस तरह का होता है ना, एक साइड उसकी ये है, एक साइड ये है। हमने इसका क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है इस फॉर्म में। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हमारे पास फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ हमारे पास कितनी है, एरिया को मैं ए लिख रही हूँ, ठीक है। लेंथ हमारे पास कितनी है 2 + √18, ये रही, ठीक है। विड्थ हमारे पास कितनी है 5 - 4 √2। चलिए अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे होगा, 5 2 ज़ार 10 प्लस 5 √18, ठीक है। इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 √2, ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लाई बाय, ये ऊपर वाला सिर्फ ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, 4 √18 और √2, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट क्या होगा, 10 एज इट इज़, 5 √18 एज इट इज़, ठीक है। हमारे पास जो एक 2 होता है ना, वो 2 √2 के बराबर होता है। सिर्फ 2 नहीं, कोई भी नंबर, ठीक है। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 11 है तो 2 √11 के इक्वल होता है, मैं उसे ऐसे लिख सकती हूँ। वो कैसे, क्योंकि देखें 11 मल्टीप्लाई बाई 11 मैं इसे x के रूट में लिख सकती हूँ, फिर क्या होगा 11 का स्केयर हो जाएगा, स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, वही 11 बच जाएगा, ठीक है। इस वजह से मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, तो मैं 2 को भी ऐसे लिख सकती हूँ √2 और √2, ठीक है। इसे फ़िलहाल ऐसे ही रहने दें। 18 को अब हमने तोड़ना है, कैसे तोड़ते हैं 18 को हम लोग, पिछले क्वेश्चन में अभी हमने देखा है। 3 6 ज़ार 18, 3 2 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2। अब देखें 3 का पेयर पूरा हो गया, 3 आ जाएगा हमारे पास बाहर, अंदर क्या रह जाएगा 2, ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पर रह गया -4 √2। इसी तरह भी हमने निकाला है ना कि 3 आ जाएगा बाहर, 2 रह जाएगा अंदर, ये वाला 2 इससे कैंसिल हो गया। 5 3 ज़ार 15 √2 -4 √2, और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत साइन लगाया हुआ है, प्लस माइनस यहाँ पे आना है माइनस, ठीक है, -12, ठीक है। अभी देखें प्लस माइनस माइनस -2 आ गया, और प्लस माइनस माइनस 15 √2 में से 4 √2 निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11 √2। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसे हम फर्दर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 11 √2 - 2, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड 2 इंटीजर्स नंबर्स whose sum is 68 and difference is 22। वो कह रहा है 2 नंबर्स फाइंड करें जिनको सम करें तो 68 हो और सब्ट्रैक्ट करें तो 22 बने, ठीक है। हम लोग कह लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर जो हमारे पास है वो है a, और जो सेकंड नंबर है वो हमारे पास है b, ठीक है। वो क्या कह रहा है, अगर इन दोनों का सम करें तो कितना है 68,
और अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालें, डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना, तो हमारे पास है इक्वल 22 का, ठीक है। अब हमने यहाँ से ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि हम लोगों ने फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर निकालना है। इसे कह लो इक्वेशन 1, इसे कह लो इक्वेशन 2। हम लोगों ने क्या करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशंस को ऐड करने से मैं बताती हूँ अभी आप क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। a प्लस बी इज इक्वल्स टू 68, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 22, ठीक है। प्लस बी और माइनस बी आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो गए। यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस है, 1 और 1 कितना हो गया, 2 है। और इन दोनों को ऐड किया तो क्या आया, 68 में 22 प्लस करो, 68 प्लस 22 90, ठीक है, 90 आ गया। अब क्या करना है, 2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10, ए की वैल्यू क्या आ गई, 45। फर्स्ट नंबर मेरे पास क्या आ गया, 45। अब जो सेकंड नंबर है ना, वो ए की वैल्यू आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर दें, ठीक है। मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, पुट ए इज इक्वल्स टू 45 इन इक्वेशन 1। इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने लगी। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 68 है ना, ए की जगह मैंने 45 लिख दिया, प्लस बी इज इक्वल्स टू 68। 68 में से 45 माइनस किए तो क्या आया, 68 माइनस 45 क्या आ गया, 23। बी आ गया 23। इस तरह हमारे पास वो दोनों नंबर्स निकल आए, सही है। ए आ गया 45 और बी आ गया 23। अब वो कह रहे हैं कि जो लाहौर का वेदर है ना, वो 2024 में जो टीवी न्यूज़ बता रही है वो गर्म होता है एक तो लाहौर का वेदर, और जो टीवी न्यूज़ बता रही है वो है 48 सेल्सियस। हम लोगों ने इसे किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट स्केल में, और उसने हमें फार्मूला भी दिया हुआ है खुद से, ठीक है। हमने क्या करना है, सिंपल 90, ये सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। सेल्सियस की जगह जो उसने वैल्यू दी है ना, सेल्सियस में उसने हमें क्या दिया हुआ है, स्केल 48, तो सेल्सियस की जगह मैं क्या लिख लूँगी, 48 प्लस 32। क्या किया, सिंपल सी की जगह मैंने 48 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 48 9 ज़ार हमारे पास क्या होता है, 48 9 ज़ार होता है हमारे पास 432 ओवर 5 प्लस 32। अब हम लोगों ने लेना है यहाँ पे एलसीएम। यहाँ पे हम लोग एलसीएम कैसे लिखते हैं, बल्कि आप ना एलसीएम ना लें, आप इसे डायरेक्ट पॉइंट में कर लें। कैसे, 432 डिवाइडेड बाय 5, क्या आया हमारे पास आंसर, 86.4। 86.4 में आपने कितना ऐड कर देना, 32। इसमें कितना ऐड करना है, 32, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 118.4। सिंपल स्टेप क्या किए, 400 का जो उन्होंने फार्मूला दिया था उसमें सेल्सियस की जगह 48 पुट किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसे 5 से डिवाइड किया, और जो उसका आंसर आया उसमें 32 ऐड कर दिया। ये इसका सिंपल सा आंसर है। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को गौर से समझना आप लोगों ने। द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72। बाप और बेटे की एज को, एज कहते हैं उम्र को, ठीक है। अगर बाप और बेटे की उम्र को जमा कर देना हम लोग तो 72 ईयर्स है, ठीक है। 6 years ago, 6 साल पहले, द फादर, वेदर लिखा हुआ मैंने, फादर एज इज़ 2 times, बाप की एज 2 दफ़ा थी, यानी कि दुगनी थी द एज ऑफ सन। बाप 6 साल पहले बाप की जो उम्र थी ना वो दुगनी थी बेटे की उम्र से। तो अब हमने सन की एज फाइंड करनी है 6 years ago। जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है, हम लोग पहले करते हैं सन्स एज। बेटे की उम्र की मैंने कह दिया x, और फादर्स एज, बाप की उम्र को हमने कह दिया y, ठीक है। वो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कह रहा है बाप और बेटे की एजेस को अगर हम का सम कितना है 72, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 72। अब वो 6 साल पहले की बात कर रहा है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट कंडीशन 6 years ago, 6 साल पहले की बात हो रही है, ठीक है। अब 6 साल पहले की बात हो रही है, 6 साल पहले की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे सन्स एज,
अब 6 साल पहले बेटा 6 साल छोटा होगा तो उसमें से मैंने 6 साल निकाल दिया, ठीक है। इसी तरह फादर्स एज में से भी क्या किया, 6 साल पहले वो 6 साल छोटे होंगे ना, तो 6 साल हम लोगों ने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब अगली कंडीशन देखो कि जो फादर की एज है ना वो दुगनी है किसकी एज से, बेटे की एज से। 6 साल पहले की बात हो रही है, 6 साल पहले बेटे की एज कितनी थी और फादर की कितनी थी, सही है। यानी कि फादर की एज हमारे पास क्या थी 6 साल पहले, y-6, और अब जो बेटे की एज है ना वो दुगनी है, ठीक है, बाप से। समझ लगी इस बात की, क्या कह रहा है। 6 years ago the father age was 2 times of the son age, 2 times of the son age। तो इस वजह से हम लोगों ने सन एज को 6 साल पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। क्या आ गया 2x, 2 6 12, सबको एक तरफ ले आओ, 2x माइनस 12, ये यहाँ पे प्लस वाई है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस वाई, ये जो -6 है इधर आके क्या हो जाएगा +6, ठीक है। 2x माइनस वाई प्लस माइनस माइनस 12 में से 6 माइनस किए तो -6 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये -6 है इधर आके +6 हो जाएगा, इस इक्वेशन को ऐसे लिख दो और इसे मैंने कह दिया इक्वेशन 2, ठीक है। ये जो मेरे पास पहली कंडीशन आई थी इसे मैंने कह दिया इक्वेशन 1 और इसे कह दिया इक्वेशन 2। यहाँ तक बात को समझें कि पहले सन और फादर की जो अब की एज है ना उसका सम है 72। 6 साल पहले था तो हमने 6 माइनस कर दिया, और जो बाप की एज है वो बेटे की दुगनी है, ठीक है। इनके अगर बेटे को 2 गुना कर दें, बेटे की एज को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देना तो बाप की एज बन जाएगी। फॉर एग्जांपल मेरी एज है 16, ठीक है, तो वो फादर की एज 16 मल्टीप्लाई बाय 2 होगी, ठीक है, ऐसे होगा। अब देखें, ठीक है, ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई इज इक्वल्स टू 6। मैंने इन दोनों इक्वेशन में देखें यहाँ पे भी y है यहाँ पे भी y, मैं इन दोनों को कैंसिल कर सकती हूँ। अब क्या करेंगे, जो दोनों इक्वेशंस आई हैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो +y -y कैंसिल हो गया, 3x रह गया। 72 में 6 प्लस किए तो आ गया 78, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 3 इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड करें, 3 2 ज़ार 6, 3 कितने ज़ार 18, 3 6 ज़ार 18, तो x इज इक्वल्स टू आ गया 26, ठीक है। x किसकी एज है, x हमारे पास किसके हमने लेट किया था, सन की एज। तो 6 years ago कितनी होगी एज, 26 में से हम लोग 6 माइनस कर देंगे तो 20 आ गया। ये जो हमारे पास अब ये वाली एज निकली है ना, हमारे पास करंट एज निकली है, हमने 6 years ago की निकालनी है तो हम लोग 6 माइनस कर देंगे तो हमारे पास सन की एज कितनी है 20। ये हमारे पास आ गया फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, माहिरा बॉट अ टॉय फॉर 1500। माहिरा ने एक खिलौना खरीदा 1500 रुपये का और उसे आगे बेच दिया 1520 रुपये का। हम लोगों ने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, प्रॉफिट फाइंड करेंगे। प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस होती है जितने में हमने आगे बेचा और कॉस्ट प्राइस होता है जितने में हमने ख़रीदा। आगे उसने कितने का बेचा 1520 का और ख़रीदा उसने कितने का था 1500 का, तो प्रॉफिट हमारे पास क्या आ गया 20 रुपये, ठीक है। अब जो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है हमारे पास वो हमारे पास होता है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, 100%। अब मेरे पास प्रॉफिट कितना है 20, कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस 1500 रुपये, हमने 1500 का ख़रीदा था ना, मल्टीप्लाई बाय 100। आपने सिंपल क्या करना है, इसे कैलकुलेटर पे लिख देना। कैसे, 20 मल्टीप्लाई बाय 100, एक सेकेंड, 20 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आया 20,000, और इसे डिवाइड कर देना किससे 1500 से, तो आंसर आ गया हमारे पास 1.333, यानी कि इसे लिख लें 1.33%, ऐसे। इसलिए ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ ये, और वो उसकी जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है वो हमारे पास ये है, तो उस पर टैक्स कितना लगेगा। सबसे पहले ना हम लोगों ने क्या करना है, इस अमाउंट को इसमें से माइनस कर देना, ठीक है।
टोटल इनकम में से एग्जेम्प्टेड अमाउंट हमने माइनस कर देनी है। तो हमारे पास क्या आया 96,000 माइनस 13,000, ठीक है। मेरे पास क्या आ गया 83,000, ठीक है। इसे हम लोग कह देते हैं रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, टैक्स फाइंड करना है, उस पर टैक्स कितना लगेगा। ये जो अमाउंट होती है ना टैक्स में, हम लोग क्या करते हैं, जो टैक्स की होता है वो लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय जो अमाउंट होती है वो लिख लेते हैं, सही है। परसेंटेज का जहाँ पे भी परसेंटेज होगा हम उसके नीचे ओवर में 100 लगा देते हैं, 83,000। अभी जो वैल्यू है इसे मल्टीप्लाई कर देना आपने 0.75 से और डिवाइड कर देना 100 से, तो आपके पास टैक्स की अमाउंट निकल आई। क्वेश्चन दोबारा से देख लें। पहले हमने क्या किया, जो दोनों अमाउंट्स थी एनुअल इनकम में से एग्जेम्प्टेड अमाउंट माइनस कर दी, उसके बाद हम लोगों ने इस पर 0.5% ले लिया, परसेंट के नीचे 100 लगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 किया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ओके, हमने कंपाउंड मार्कअप निकालना है इस अमाउंट पे 3,75,000 फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए एट द रेट ऑफ 14% पे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कंपाउंड मार्कअप को मैं CM लिख देती हूँ, वैसे आप लोगों ने पूरा कंपाउंड मार्कअप लिखना है, ठीक है। 14% को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 375,000, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जहाँ पे भी परसेंट होगा हम लोगों ने नीचे 100 लगा लेना है। अब आपने क्या करना है, 375,000 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 14 के साथ, और फिर आपने डिवाइड कर देना है 100 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा मार्कअप। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था।